नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ दिख रहा है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। चुनावी भविष्यवाणियां करने वाले भी लोकसभा और हरियाणा के चुनाव में हाथ जला करने के बाद चुप बैठे हैं। कोई जोखिम नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग बुरी तरह से नाराज हैं। अगर भविष्यवाणियां गलत निकली तो फिर और जबरदस्त धुनाई हो सकती है। लेकिन चुप्पी की वजह केवल यही नहीं है, ये भी है कि गठबंधनों ने चुनावी समीकरणों को बुरी तरह से उलझा दिया है। ये दो पार्टियों के बीच की सीधी सीधी लड़ाई नहीं है, इसमें कई खिलाड़ी हैं और गेंदें भी कई तरफ से फेंकी जा रही हैं। कोई नहीं जानता ये गेंदें किसके विकेट बिखेरेंगी और कौन उनको बाउंड्री के बाहर भेज पाएगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढकर हम मोटा मोटा अनुमान लगाने की एक छोटी मोटी कवायद कर सकते हैं। ये सवाल है। सवाल नंबर एक, क्या महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वैसी हवा और वैसा माहौल है जैसा कि लोकसभा चुनाव के समय था? सवाल नंबर दो, क्या पिछले 4 महीनों में शिंदे सरकार की लोक लुभावन घोषणाओं और बटेंगे कटेंगे की राजनीति ने सत्ता विरोधी लहर को कमजोर किया है? सवाल नंबर तीन, दोनों गठबंधनों में से किसमें सबसे ज्यादा तालमेल है? कौन वोट ट्रांसफर करवाने में सबसे बेहतर स्थिति में है? सवाल नंबर चार, बड़ी संख्या में खड़े बागी उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेंगे या यूं कह लें कि किसका खेल बना सकते हैं? सवाल नंबर पांच, अघाड़ी के चुनावी मुद्दे और चुनाव प्रचार कितना प्रभावशाली रहा है बरक्स महायुति के? तो हम उन साजिशों को फिलहाल अनदेखा कर रहे हैं जो हम इस तरह की बातचीत में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की भूमिकाएं होती हैं, ईवीएम का दुरुपयोग होता है और दूसरे तरह के हथकंडे तिकड़में भी उसमें शामिल होती हैं। इनको अलग करके हम पूरे चुनाव परिदृश्य को देखना चाहते हैं। तो आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। फिलहाल हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे और अनुराग चतुर्वेदी हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही दो और मेहमान हमारे साथ होंगे। विवेक जी, पहले सवाल से शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव और ये चुनाव, अब मतदान होना है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कोई फर्क आया है जनता की सोच में? कोई बदलाव आया है जो इस बीच में 4 महीने 4.5 महीने के अंतराल में महायुति की तरफ से हुआ है या महाविकास अघाड़ी की तरफ, मोटे तौर पर? जी। अ, मुकेश जी, जो 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 फर्क जमीन पर आया है वो केवल लाडली बहना योजना को लेकर है। क्योंकि वही एक नई चीज हुई है। लोकसभा और विधानसभा के बीच में जो अंतराल था उसमें सबसे बड़ी जो चीज हुई है वो लाड़की बहन, यही ये योजना जो सरकार ने उस पर अमल किया और उसमें 2 करोड़ के ऊपर महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह के रेट से पैसा दिया गया। तो इस यही एक बदलाव आया है और इस बदलाव का थोड़ा फायदा महायुति को होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो फायदा कितना है, इसका क्वांटिफिकेशन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ज़मीन पर और भी बातें लोग कर रहे हैं और उनमें प्रमुख बात ये है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से किसानों के इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं और जिस तरह से किसानों को उपज का दाम नहीं मिल रहा है, ये सारी जो बातें हैं, ये जो लाड़की बहन योजना है उसको, लाड़की बहन योजना जो है वो महायुति का के खिलाफ जो वातावरण बना है उसको थोड़ा-सा टेम्पर करता है, उसको थोड़ा-सा कम करता है उस गुस्से को। लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि महँगाई और किसानों की समस्या और बेरोज़गारी, ये 3 मुद्दे जो है उससे पूरे वॉश आउट हो जाएँगे और महायुति एकदम आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से इतना बदलाव तो उससे नहीं आया है। तो बाकी संविधान का मुद्दा जो है वो उस समय सामने था, आज वो दिमाग में है लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो कहीं गया नहीं है। मैं नहीं समझता कि दलित 4 महीना पहले ये समझ रहे थे कि संविधान को धोखा है संविधान के लिए और 4 महीने के बाद अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं नहीं समझता। वो तो दलित और मुस्लिम दोनों
जो उससे आहत थे, जिन्होंने महायुति के खिलाफ उस मुद्दे पर मतदान किया, वो आज भी उस मुद्दे को लेकर सीरियस है, लेकिन वो शायद अहम नहीं है उतना, वो दिमाग में लेकिन है, और उसका जो असर है वो मतदान पे जरूर होगा। वो दूसरे सारे फैक्टर्स को मिलाकर उसका असर होगा, और वो जो नए फैक्टर्स है, जो पुराने एग्जिस्टिंग फैक्टर्स है, उसकी एक खिचड़ी उसके दिमाग में जो बनी है, उसके चलते वो जो भी अपना निर्णय लेगा, वो सारा एक कंबाइंड इफेक्ट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन कंबाइंड इफेक्ट भी इस तरह से है कि महायुति के विरुद्ध बहुत सारे फैक्टर्स है। विकास आघाड़ी के पक्ष में भले ही बहुत ज्यादा फैक्टर्स न हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध उतने फैक्टर्स नहीं है जितने महायुति के अगेंस्ट है। इसलिए मुझे लगता है कि स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, थोड़ा बदलाव, थोड़ा कम विरोध महायुति के प्रति होगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। जी, अनुराग जी, यही प्रश्न मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के जो वोट परसेंट था, वो ऑलमोस्ट सेम था। अगर असेंबली सेगमेंट के हिसाब से देखें तो महाविकास आघाड़ी 152 असेंबली सेगमेंट में आगे थी, मतलब बहुमत का आंकड़ा वो छू रही थी उस समय। लेकिन अब ये लाड़की बहन योजना आ गई है और तमाम तरह के बटेंगे कटेंगे भी आ गया है। इन सब के बाद क्या महायुति ने अपने आप को और ताकतवर ढंग से प्रस्तुत किया है? इसमें उसके पास धन बल है, उसने और उसका जमकर इस्तेमाल किया होगा। जो भी बल लगाए जा सकते थे वो सारे उसने इस्तेमाल किए हैं। क्या वो अपनी स्थिति को बेहतर कर पाने में कामयाब हुआ है? मुझे लगता है कि जो पानी का प्रवाह था उसको थोड़ा सा बांध या थोड़ा सा एनीकट उन्होंने बांध पाए हैं। वरना सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कि मैं रहता हूँ, वहाँ पे मोदी ब्रांड अब खत्म सी हो गई है। मोदी और अमित शाह जिस तरीके से 5-6 दिन पहले चुनाव प्रचार से गायब हुए, उससे लगता है कि जो सारी की सारी कमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने या तो अदृश्य आरएसएस को दे दी है या देवेंद्र फडणवीस को दे दी है, जो कि उनकी तरफ से बटेंगे कटेंगे जैसे जो सांप्रदायिक नारे हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये देखिए ये दो मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा। एक तो पूरा का पूरा उन्होंने सांप्रदायिक किया इस सारे चुनाव को, और योगी आदित्यनाथ से लेके जो और भी मुख्यमंत्री आए उन्होंने कानून चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कोई भी कीमत पर शालीनता नहीं बरती और मुस्लिमों के खिलाफ विशेषकर जिहाद, लव जिहाद और क्या उसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिला है? वो तो उनकी शैली है। इम्पैक्ट देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो विवेक जी ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज फिर से जब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हम लोग बाग चावल कितने पके हैं 2-3 देखने के लिए जाते हैं, तो आज भी मैं गया था और मुझे लगा है कि कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और शहरों में, मुंबई जैसे शहर में जो उद्धव ठाकरे है वो अभी भी सर्वमान्य और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देते हैं। शरद पवार, जिनको कि बूथ मैनेजमेंट का सबसे अच्छा अनुभव है, ये जो पन्ना प्रमुख और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के गुणगान करती है, बूथ का करती है, मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा बूथ मैनेजमेंट जो है वो शरद पवार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और तीसरे जहां पर कि कांग्रेस विदर्भ में है, वहां पर भी एक आप देखेंगे कि मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी कि कांग्रेस का विरोध करो, और उन्होंने ज्यादा व्यक्तिगत आक्षेप शरद पवार पे और उद्धव ठाकरे पे नहीं लगाए। अमित शाह ने आके उद्धव ठाकरे से थोड़ी छेड़खानी की, जिसका कि उन्होंने काफी जम के अपना विरोध किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थी जितनी कि शुरू में मुझे लग रहा था कि वो जलजला करेंगे, क्योंकि उनके कार्ड्स है ना बहुत ओपन से लग रहे थे। उन्होंने
राज ठाकरे को अपनी तरफ किया, प्रकाश अंबेडकर को अपनी तरफ किया, ABCD या चंद्रचूड़ की भाषा में बोले तो A से Z तक उनके साथ आ गए, निर्दलीय आ गए। और सबसे ज्यादा न केवल लाडली बहना के को एक चुनाव आयोग ने 4 महीने उनको दिए जिससे कि वो पूरी की पूरी तरह से सरकारी धन को वितरित कर पाए, उसके बाद भी जो सबसे बड़ी जो ताकत मुझे लगती है वो एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से धन का वितरण किया है, वो एक रॉबिन हुड की तरह मुंबई के चुनाव में छाए रहे हैं। उन्होंने न केवल नगद बांटा है बल्कि उन्होंने उम्मीदवारों को जिस तरीके से, निर्दलीय उम्मीदवारों को जिस तरीके से आर्थिक मदद की है, ये हरियाणा और दिल्ली के चुनाव से अलग चुनाव है, क्योंकि इसमें अडानी एकदम साफ साफ दिखाई देता है। मुझे मुंबई के चुनाव में अडानी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं घाटकोपर पूर्व के चुनाव के को एक रेखांकित करना चाहता हूं, जहां पे कि महाराष्ट्र का बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो सबसे ज्यादा अमीर है। पिछले चुनाव में उन्होंने करीब 310 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति कराई थी, घोषित की थी, जो अब 3100 करोड़ रुपए की है। लेकिन उसको मुझे ऐसा लगता है कि जो एक शरद पवार की तरफ से जो एक थोड़ी गरीब महिला है राखी जाधव, वो अगर हरा देती है तो ये चुनाव में जो धन का जो प्रभाव है वो खत्म हो सकता है। तो मुंबई में मुझे अभी भी लगता है कि हालात कोई बदले नहीं है और इस बार लोकसभा के मुकाबले में उद्धव ठाकरे को मुंबई और इस इलाके मुंबई में ज्यादा सहानुभूति और वो सीटें मिलने की संभावना मुझे दिखाई देती। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित चंद्रावरकर भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है रोहित जी। मेरा अब चूंकि आप आ ही गए तो आपसे भी ये सवाल है कि क्या बार बार लाड़की बहन योजना का जिक्र किया जा रहा है, क्या ये एक तरह का गेम चेंजर बनने जा रही है इस चुनाव में? क्या वो जो माहौल लोकसभा चुनाव के समय था उसको बदलने जा रही है? उसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? क्या वो लोकसभा चुनाव के रिपीट होने को रोक पाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव का जो विश्लेषण अलग अलग लोगों ने किया, उसमें बीजेपी के नेता है उन्होंने भी किया, शरद पवार जी के लोग हैं उन्होंने भी किया वगैरह। तो उसमें क्या क्या मुद्दे थे हम आपके पहले शोज में डिस्कस कर चुके हैं, मराठा आरक्षण, फार्मर डिस्ट्रेस और बाकी सब इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह। लेकिन ये सब होते हुए भी बीजेपी का ये आकलन है और सबको दिख रहा है कि चुनाव बहुत सारे मतदार संघों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1% से कम मार्जिन से बीजेपी हारी है। बीजेपी का अलायंस जो नया पिछले साल बना, जिसको महायुति बोलते हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उन्होंने साथ में आके सीट डिस्ट्रीब्यूशन करके जो कैंडिडेट खड़े किए, उसमें से काफी जो हारे वो सिर्फ 0.5%, 0.5% से हारे या 1% के आसपास कम वोट मिलने से हारे। तो उनको लगता है कि इस बार 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि वो हिंदुत्व का मुद्दा भी चलाएं, क्योंकि उनको लगता है कि पिछली बार आरएसएस, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा संख्या में जो आके बूथ मैनेजमेंट वगैरह करना चाहिए वो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि मोदी की लहर है तो उसमें हो जाएगा वगैरह। तो उनको बाहर लाना, ये एक है। और दूसरी चीज आपने जो अभी पूछा वो है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, जिसमें लाड़की बहन योजना में महिलाओं को 1500 रुपए महीना और किसानों को बिजली के बिल में राहत वगैरह, वो सब है। और फिर लोन्स वगैरह वो भी है सब। तो फैक्टर ये है कि अगर विदर्भ में, मराठवाड़ा में बहुत सारी जगह विपक्ष का कहना ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई तो ये 1500 रुपए देके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो महिलाएं बोल रही है, चैनल्स के कैमरा पे भी बोल रही हैं, बाकी जगह पे भी बोल रही है कि 1500 रुपए मिलने से क्या फायदा है, महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन उस पर बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि अगर समझिए 2 करोड़ महिलाओं को ये लाभ मिल रहा है, उसमें से अगर 40 लाख महिला भी या 30 लाख महिला भी इस लाभ की वजह से महायुति की तरफ झुक गई या उनको वोट देने का उन्होंने फैसला किया, तो भी जो मैंने बात की थोड़ी देर पहले 1% गैप की, वो गैप भरा जा सकता है। मतलब 0.6%
से ही हम हारे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं काफी मतदार संघों में। तो ये लाड़की बहन में अगर 40 लाख महिलाओं को ऐसा लगा, 2 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इनका कहना है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को ये पैसा दे रहे हैं हर महीने। उसमें से समझिए टीवी वगैरह वाले जो दिखा रहे हैं या कुछ अखबार वाले छाप रहे हैं कि महिलाएं कह रही है कि महंगाई है, इसका फायदा नहीं वगैरह, तो आप समझिए कि 1.5 करोड़ महिला ऐसे कह रही हैं। फिर भी 40 या 50 करोड़ महिला ऐसा कहेंगी ही, ऐसा उनका कैलकुलेशन है कि भाई इससे तो थोड़ा तो हमको मिल रहा है रिलीफ, 1500 रुपए महीना हर महीना आएगा, तो थोड़ा तो रिलीफ इसमें है। तो वो अगर उनके वोट आ गए तो 1% भर दिया जाएगा। अब ये विस्तार से मैंने इसलिए समझाया कि आपका जो सवाल है कि क्या लाड़की बहन योजना से फर्क पड़ेगा, गेम चेंजर होगा, तो मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव मैंने बोला कि महंगाई बहुत बढ़ गई है इसलिए लाड़की बहन का फायदा नहीं, ऐसे कहने वाली महिलाएं की संख्या कितनी है, और 1500 रुपया आता है तो उससे थोड़ा ना थोड़ा तो रिलीफ मिलता है, पहला वो भी नहीं मिल रहा था इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे, ऐसे बोलने वाली महिलाओं की संख्या दूसरी तरफ कितनी है। इस पे आपके सवाल का जवाब निर्भर करता है कि गेम चेंजर बनेगा या नहीं बनेगा। कॉम्प्लिकेटेड चीज है थोड़ी, मुकेश जी। जी, लेकिन विवेक जी, अगर महायुति ने लाड़की बहन योजना से अपने लिए गेम चेंज करने की कोशिश की है, तो महाविकास अघाड़ी का प्लस पॉइंट क्या है फिर? महाविकास अघाड़ी ने इस दौरान कुछ ऐसा किया है जो उसके वोट में इजाफा करता हो? अडानी का मसला आया, क्या उस मामले में क्या जो एक सामाजिक समीकरण को विस्तार देने का मसला है या संविधान बचाने का मसला है, ये तमाम चीजें क्या और ज्यादा मुखर हुई हैं, प्रखर हुई हैं, उसके आधार पर गोलबंदी और सुदृढ़ हुई है या नहीं हुई है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है मुकेश जी, और जवाब देने के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, इसलिए कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक वातावरण जो 4 महीने पहले बना था, क्या आज उसी स्तर पर वो वातावरण आज भी कायम है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो दोनों के जो नंबर्स थे, मतलब परसेंटेज ऑफ वोट था, उसमें जो अंतर था, उसको अगर हम 2019 के कंपैरिजन में देखते हैं तो वो बहुत अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि 2000, हालाँकि ये बात सच है कि 2019 और 2024 की कंपैरिजन उस तरह से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कॉम्बिनेशंस अलग थे। मतलब 2019 में कॉम्बिनेशन बीजेपी और जो इंटैक्ट शिवसेना पूरी थी वो, और इधर कांग्रेस और एनसीपी पूरी। बाद में फिर उनके जो भी टुकड़े हुए उसके बाद फिर जो कॉम्बिनेशंस बने वो कॉम्बिनेशंस 2024 में है। फिर भी अगर हम एक ट्रेंड देखना चाहते हैं तो 2019 में लगभग 51-52% जो इनको मिला था। महायुति जो आज है, जो उस समय महायुति नहीं थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि बीजेपी शिवसेना को, कंबाइंड शिवसेना को 51% मिला था और इनको 32% ही मिला था, और सीट सिर्फ 5 ही मिली थी। 32% मिलके भी सीट 5 ही मिली थी, और उनको 42 सीटें वगैरह मिली थी, 41 सीटें मिली थी, और बाकी 2 जो है वो इंडिपेंडेंट्स वगैरह होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं। एनीवे, पर सवाल ये है कि ये जो फर्क आप देखिए, उनके 51% से 42 तक वो नीचे उतरे हैं और ये 32 से 42 गए हैं। तो ये जो ट्रेंड है बढ़ने का महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में वो रिवर्स हो जाएगा, 180 डिग्री में रिवर्स हो जाएगा, और महायुति को ज़्यादा अभी इस बार मत मिलेंगे। अब रोहित ने जो बात बताई वो इंटरेस्टिंग है कि वो जो 2 करोड़ महिलाएं जिनको 1500 रुपये मिले हैं, उसमें से अगर 50 लाख महिलाएं भी डिसाइड करती है कि हम महायुति को देंगे तो फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब हमको पता नहीं कि ये जो 50 लाख है, अगर वो सोचती है तो इन 50 लाख, क्या वो 50 लाख महिलाएं वो हैं जिन्होंने पिछली बार भी उन्हीं को दिया था? मतलब ये कैसा डिसाइड कर सकते हैं हम? ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ तो महिलाओं का तबका जो है वो जरूर महायुति को अपना मत देगी, और उसमें वो भी महिलाएं होगी जिन्होंने पिछली बार महायुति को नहीं दिया है, वो भी महिलाएं होगी। उसका क्वांटिफिकेशन और जोड़ना चाहता हूँ मैं विवेक जी कि ये तो 2 करोड़ महिलाओं को मिला है,
कितने करोड़ जी, महिलाओं को ये लाभ नहीं मिला है, उनका जी, क्या होगा? उनका गुस्सा और बढ़ेगा। वो जो जी, अगर उन्होंने महँगाई वोट दिया था, वो क्या छिटकेंगी दूसरी तरफ? जी, ये क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा जो था वो बहुत अहम था और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं समझता हूँ आज भी दलित मुस्लिम लोगों के बैक ऑफ द माइंड में वो मुद्दा है। वो फ्रंट पे नहीं है, सामने नहीं है, उसका फोरग्राउंडिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो है। ऐसा नहीं है कि वो भूल गए और कह रहे हैं कि भी नहीं संविधान को कोई डर नहीं है। तो वो मुद्दा उनके दिमाग में है ही। और ये जो जो महिलाएँ हैं, ऐसी भी कुछ महिलाएँ होंगी जिन्होंने पिछली बार महायुति को मतदान किया है और अब की बार नहीं करेंगी। तो ये जो एक उसमें कन्फ्यूजन है, हमको पता नहीं है कि कितनी महिला मैं लेकिन कुछ महिलाएँ तो एडिशनली एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। साढ़े जी, 4 करोड़ महिला मतदाता हैं महाराष्ट्र में। जी, इसमें हुँ, से 2 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट मिला है। यानी जी, आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनको ये बेनिफिट नहीं मिला है। उनका बिल्कुल। रुख क्या होगा? जी, जी, हो सकता है कि ये जो महिलाएँ हैं जो बची हुई महिलाएँ हैं, वो उन्होंने पिछली बार भी महायुति को न दिया हो, पिछली बार भी वो महाविकास आघाड़ी को ही दिया हो, ये भी हो सकता है। या फिर इनमें से कुछ ऐसी होगी जिन्होंने पिछली बार महायुति को दी हो मतदान किया होगा, लेकिन अब की बार नहीं करेंगे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, वो किस तरह से काम करेगा, इसका अंदाज़ा आज आना मुश्किल है। इसलिए ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर पे आज हम इतना ही कह सकते हैं कि कुछ एडिशनल वोट्स महायुति के पक्ष में ज़रूर जाएँगे इस योजना के चलते। लेकिन जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा-सा घुमा भी हूँ और मुझे पता है कि महँगाई की बात जो है वो हर जगह, लगभग हर जगह महँगाई की बात महिलाएँ भी कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं। और पुरुष तो ये भी कह रहे हैं, कुछ जगह हमने जो सुना ये भी कह रहे हैं कि भई देखिए घर तो हमको चलाना पड़ता है। महिलाओं को 1500 रुपए दिए आपने ठीक है, लेकिन घर तो हमको भी चलाना पड़ता है। और ये भी देखिए कि कपास और सोयाबीन का मुद्दा लोकसभा में नहीं था। तो ये जो 1500 का इफ़ेक्ट है, वो कपास और सोयाबीन के मुद्दे से एक तरह से वॉश आउट भी हो सकता है। हम इस गणित को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका परिणाम जो है किसानों के बहुत बड़े एक तबके पर इसका हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये 1500 वाला जो मुद्दा है जिसको उसको जितना आसान तरीके से देखने की कोशिश महायुति कर रहा है, उतना वो आसान नहीं है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं कैंसल आउट भी हो रहा है महँगाई के मुद्दे से और किसानों के जो नए उभरे हुए मुद्दे हैं उनके उपज के दामों के, उससे भी वो एग्ज़ार्बेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस पर ये कहना कि महायुति को एकदम फ़ायदा हो जाएगा, ये थोड़ा-सा जल्दबाज़ी होगी ऐसा मुझे लगता है। हमको इंतज़ार करना पड़ेगा प्रत्यक्ष जब उसके चुनाव के नतीजे आएँगे, उस समय थोड़ी-सी बात और स्पष्ट हो जाएगी मुकेश जी। जी। अनुराग जी, ज़रा ये भी समझना, क्योंकि ये एक फ़ॉर्मूले की तरह देखा गया था इसको। हरियाणा में जिस तरह से जाट बनाम गैर जाट करके बीजेपी ने चुनाव जीता, ये कहा जाता है, और भी फैक्टर रहे होंगे। महाराष्ट्र में भी उसने ये फ़ॉर्मूला लगाने की कोशिश की कि जो ओबीसी है, मतलब मराठा, मुस्लिम, दलित को एक तरफ कर दीजिए और ओबीसी को एक साथ रखिए, और जो दूसरी जातियां मिल जाएं और उनके बल पर चुनाव लड़िए। क्या वो फार्मूला काम करता हुआ दिख रहा है उतना इफेक्टिवली? हरियाणा का माहौल दूसरा था, यहाँ किस तरह का माहौल रहा? ये फार्मूला वहां पर लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है? देखिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे बावन कुले, उनका ही फडणवीस ने टिकट काट दिया था पिछले 2019 के चुनाव में, और एक तरीके से ओबीसी के खिलाफ एक ब्राह्मण का उदय हो रहा है, ये संदेश देने का। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है और उनको इसमें कोई गुरेज नहीं था। और सबसे ज्यादा उन्होंने जिस तरीके से मिसबिहेव किया गोपीनाथ मुंडे की लड़की से, और जिसने की काफी एक ओबीसी नेता के रूप में ख्याति अर्जित की थी, उसको फिर एक समझौते के रूप में एमएलसी बनाया और उनको थोड़ा सा राजनीति में स्थान दिया। लेकिन अचानक ही आपने देखा होगा कि प्रमोद महाजन की जो बेटी थी पूनम महाजन, जो कि सांसद 2 बार संसद सदस्य रही, और उनकी जगह टिकट किसी और को दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी कार्ड जो था वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं चला, और इसीलिए उनको फिर हिंदुत्व का कार्ड चलाना पड़ा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के मुकाबले में हिंदुत्व को ज्यादा
प्रमुखता दी। उनके लिए जो फोकस जो चुनाव इसमें सारा था वो जगह जगह आप देखेंगे कि नॉन स्टेट प्लेयर्स जो थे या जो ये 2 करोड़ लाड़की बहना के जिनको नहीं मिले हैं, आज सवेरे मुझे एक बड़ी रोचक घटना हुई कि हमारे यहाँ पे जो काम करती हैं उन्होंने मुझे कहा कि हमारे जहाँ वो एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है कि हमें कल रात में 4 साड़ियां चुनने का विकल्प दिया गया है और सबके पास में मोबाइल पे साड़ियां ये कि आप अपनी साड़ी चुन लीजिए जिनको नहीं मिली है। तो ये जो भारत जैसा जो गरीब देश है जहां पर की छोटी छोटी, अभी आप प्रसिद्ध दार्शनिक कृष्णनाथ जी को मैं याद करता हूँ जो कि कहते थे कि मानसिक गरीबी एक चीज होती है, आप किसी गरीब से पूछे कि तुम्हें क्या चीज चाहिए तो वो कहेगा मुझे 1 दोने में नुक्ती और 4 पूड़ी चाहिए। भारत बहुत गरीब देश है, यहाँ पे नमक की थैलियों के लिए लोग बाग अपने वोट दे देते हैं। ऐसे देश में जब नॉन स्टेट प्लेयर जो है वो लोगों को कपड़े बांट के, एक अभी हमारे यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के पहले एक प्रेशर कुकर बांटे गए थे और जिसकी की जांच भी की गई थी, जो कि लेकिन उस जांच में पाया गया कि चुनाव आचार संहिता लागू करने के पहले इस विधायक ने सबको प्रेशर कुकर बांट दिए थे, तो अब इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैमोफ्लेजिंग, या जैसे मुंबई में बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी तीर्थ यात्रा पे ले जाती थी जो कि उन्होंने फिर बाद में लोगों को सरकारी खर्चे पे भी करने लगे, या जैसे भागवत की कथा होती है जो कि राजनेता कराते हैं। तो ये धर्म के जो धीरे धीरे जो स्लो हमें दिखते थे वो भारतीय जनता पार्टी ने खुले रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लड़की बहना को भी उतना महत्व नहीं दे रही है, उसके लिए अब ये सेकेंडरी है। अभी भी उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गुजरात से वो सार्वजनिक रूप से मराठी अस्मिता को चुनाव चैलेंज करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। ये जो हम जो यहाँ से रोजगार ले गए, कारखाने ले गए, इसमें को जस्टिफाई करते हैं वो लोग बात। और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है वही भारतीय जनता पार्टी का प्राण है, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं। विवेक जी म्यूट कर लीजिएगा। रोहित जी, ये पूरी सफलता का दारोमदार दोनों गठबंधनों का, भले ही कितने उपाय कर लिए हों, इस पर डिपेंड करता है कि उसके जो घटक दल हैं वो आपस में वोट ट्रांसफर कर पाने में कितने सक्षम होते, कितने सफल होते। कौन सा गठबंधन है जहां पर ज्यादा तालमेल है, जहां पर ज्यादा इसकी संभावना है कि ये हो पाएगा, जहां कम हो पाएगा वहां नुकसान ज्यादा होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि यही क्रूशल, 2-3 चीजें जो क्रूशल है उसमें ये एक क्रूशल बात है जो आपने कही। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या बागी उम्मीदवारों का कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दोनों तरफ बागी उम्मीदवारों की संख्या काफी है। महायुति हमें बाहर से देखते हुए मीडिया में जो दिखता है उसमें हमको लगता है कि महायुति में बगावत ज्यादा नहीं है, लेकिन 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं, 47, जहाँ पे महायुति के बागी उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये दो फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ऑफ कोर्स अपक्ष, जिसको हम महाराष्ट्र में कहते हैं, यानी कि जिनकी कोई पार्टी नहीं है, ऐसे जो उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार कितने खड़े होते हैं और उनका क्या होता है। तो पहला जो आपने पूछा वो ये है कि वोट ट्रांसफर, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी और अजीत पवार, इनके बीच में वोट ट्रांसफर का बड़ा इशू है, जो लोकसभा में भी दिखा था और अभी भी कंटिन्यू होगा। ये मतलब अजीत पवार के कार्यकर्ताओं से बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता, मतदार वगैरह भी अजीत पवार के जहाँ पे उम्मीदवार है वहां पे कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं वोटिंग में, या ज्यादा बाहर नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी ही है, लोकसभा में जो हुआ था उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। बाकी भी जगह पे है। तो महायुति में थोड़ा वोट ट्रांसफर का इशू इन दोनों में दिख रहा है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में भी यही होगा, उनमें भी 36 का आंकड़ा है। जी हाँ, थोड़ा होगा। अभी महायुति के लिए अच्छी बात यह है कि बीजेपी और शिंदे का जेलिंग जो है बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है, और बीजेपी और शिंदे दोनों हर जगह हिंदुत्व के मुद्दे पे भाषण भी साथ में देते हैं, और उनका सब मतलब दिल्ली के नेतृत्व के साथ कोऑर्डिनेशन में एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा सब कोऑर्डिनेशन कर लिया, तो उनका वो भी साइड मजबूत है। तो इन शॉर्ट में कह रहा हूँ कि ये
बीजेपी और एकनाथ शिंदे इनका वोट ट्रांसफर होगा, बीजेपी और अजित पवार इनका एक दूसरे के साथ नहीं होगा। अब महाविकास आघाड़ी में देखते हैं, वहां पे दिख रहा है कि शरद पवार और कांग्रेस इनका ठीक से होगा। शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे पार्टी, इसमें भी दिख रहा है कि वो होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस इनके बीच में वोट ट्रांसफर के इश्यूज हैं काफी जगह। सांगली में पिछली बार तो विशाल पाटिल एकदम खड़े ही हो गए, कांग्रेस से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट, और जीत के भी आए, वो वापस कांग्रेस में आ गए। और बाकी भी जगह पे बहुत जगह ऐसा हो गया कि उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और कांग्रेस उस पर नापसंदी दे चुकी है ऑन रिकॉर्ड वगैरह। तो कांग्रेस के नाना पटोले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और शिवसेना के संजय राउत, इनमें तो ओपनली एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स वगैरह और मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयान वगैरह ये सब हमने देखा है। तो थोड़ा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इनके वोट ट्रांसफर का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा कि महायुति में जो जेलिंग अजित पवार नहीं कर पाए हैं बीजेपी के साथ, उसी तरह महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जेलिंग अपना या जेल होना एक साथ में जो होता है वो कर नहीं पाए। दोनों तरफ इस मामले में एक जैसी ही हालत है। अभी लास्ट पॉइंट इज, बागी उम्मीदवार 47 महायुति में है और ऐसे ही कुछ 50 के आसपास या थोड़े उसके आसपास 50-52 ऐसे कुछ महाविकास आघाड़ी में के साइड में है। उसमें दो फैक्टर है। पहला फैक्टर ये कितने वोट जीतते हैं, उससे उनके गठबंधन का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसको कैसे इफेक्ट होता है। और दूसरी बात है कि अगर इनकेस वो चुन के आए तो वो क्या वापस अपने गठबंधन में जाएंगे या बीजेपी के साथ में एक महाशक्ति है तो दिल्ली से सब वो जो भी ऑपरेशन होगा उसमें शामिल होके वो जीतने वाली तरफ जाएंगे। ये दो चीजें टोटली अनसर्टन, जिसको बोलते हैं अनिश्चित, दिख रही है अभी। और निर्दलीय उम्मीदवारों का भी नंबर शायद इस बार थोड़ा ज्यादा रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। 20-22 तो कम से कम होंगे ही निर्दलीय। तो अगर महाविकास आघाड़ी और महायुति अभी एकदम कांटे की टक्कर दिख रही है, उसमें अगर 5, 7, 10 सीट महायुति की कम भी आ गई तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके दर्शक जानना चाहते हैं महाराष्ट्र में क्या होगा 24 तारीख मतलब 23 तारीख की रात से जो भी ड्रामा होने वाला है उसमें क्या होगा, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। वो ये है कि अगर बीजेपी का गठबंधन महायुति अगर 10-12 सीट से पीछे भी रह गया महाविकास आघाड़ी के, तो रात से ही उनका ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा कि 20 निर्दलीय जो चुन के आएंगे, 20, 22, 24 जो भी हो, और ये जो बागी उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट बनके उनमें से जो भी जीत के आएंगे, उनपे कब्जा, मतलब उनको कंट्रोल में लेके उनको जो भी चाहिए मिनिस्टरियल बर्थ चाहिए, बाकी कुछ चाहिए, उसको लेके सदन में दिखा सके कि हम 145 के ऊपर है या 150 के आसपास है। मतलब रोहित जी, आप मान रहे हैं कि स्थितियां हंग असेंबली की बन सकती हैं। इतनी कांटे की टक्कर है कि किसी को बहुमत नहीं भी मिल सकता है। मुझे यही दिख रहा है कि आज के तारीख में हंग असेंबली ही बनने जा रही है। हंग असेंबली इन द सेंस, शायद महाविकास आघाड़ी को 5-7 सीट ज्यादा भी मिल गए तो भी वो समझो 140 तक गए या 42 तक गए, ऐसा कुछ हो गया। तो बीजेपी इन मामलों में, जो आप भी जानते हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी देखा, कर्नाटक में भी पिछली बार देखा था, इस इलेक्शन में नहीं लेकिन पिछली विधानसभा में, कि वो दूसरी तरफ से 10, 12, 20 जो भी है इंडिपेंडेंट्स है, निर्दलीय हो, बागी उम्मीदवार हो, जो भी हो, उनको उठा के अपनी तरफ लाना वगैरह, वो ऑपरेशन करने में बीजेपी ज्यादा माहिर है। तो उस तरह से वो हंग असेंबली के कंडीशन में बीजेपी अपना वहां पे एस्टेब्लिश कर देगी, ऐसे हालात दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर समझिए किस वजह से 150 ही हो गए सीधे महाविकास आघाड़ी के, 150 या 150 के थोड़ा आगे वगैरह ऐसा कुछ हो गया, और ऐसा दिखा कि एक लहर है, कांग्रेस की लहर चल रही है, जैसे कुछ पत्रकार बोल रहे हैं कि विदर्भ में दिख रहा है थोड़ा, या और कोई किसी जगह दिख रहा है, विवेक जी ज्यादा बता सकते हैं। ऐसा अगर हो गया और 150 तक समझो वो ऑफिशियली गए, तो फिर ये नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली महाविकास का गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे के मतलब कट टू कट 19-20 15-20 सीटों का ही मामला है कुल मिलाकर दोनों के बीच में। इसी ऐसा के कोई बीच में चीजें इधर-उधर हो सकती है। कुछ भी क्लियर ट्रेंड अभी नहीं दिख रहा है। हम यहाँ बैठ के आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं, मुझे पता है वो शो इसलिए देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या होगा। तो उसमें मेरा एक लाइन का जवाब है कि हम आपको बोल सकते हैं कि एकदम कट टू कट 19-20 ऐसा मामला है जिसमें एक गठबंधन दूसरे से सिर्फ
5-10 सीट से ही आगे रहेगा, ऐसा मुझे अभी दिख रहा है। और जी। वो कौन सा गठबंधन होगा वो अभी नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। शायद 23 तारीख बिल्कुल। मतलब 20 का वोटिंग होगा, उसकी उसी रात शायद बता पाएंगे, लेकिन पता नहीं अभी। जी। विवेक जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जो रोहित जी ने कहा है उस पर तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा ही, लेकिन उसके पहले आरएसएस पे मैं बात करना चाहता हूँ। आरएसएस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि ये कहा गया था कि हरियाणा चुनाव तो आरएसएस ने जितवाया है। उसने पूरा अपने हाथ में ले लिया था और वो जितवाया था, और महाराष्ट्र में भी उसने पूरा दमखम लगा दिया है महाराष्ट्र बचाने के लिए। तो आरएसएस क्या भूमिका अदा कर रहा है अगर ये स्थिति वही कांटे की टक्कर वाली है, तो वो कहाँ रोल प्ले कर रहा है? क्या माहौल कितना बनाने में सफल हो रहा है बीजेपी के? जी। अ, मुकेश जी, आरएसएस जो रोल अदा कर रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। इस लिहाज से कि वो डायरेक्ट आरएसएस कभी आरएसएस के स्वयं सेवक आरएसएस के संगठन के सदस्य के रूप में कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। वो उनके जो अलग-अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जो आरएसएस के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें आरएसएस का बैनर नहीं रहता। जैसे कोजागिरी का प्रोग्राम है, मान लीजिए कोजागिरी एक होता है, कोजागिरी पूर्णिमा। जिस जिस दिन महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन है कि या फिर आप टेरेस पे, घर के छत पे या फिर खुले मैदान में एक उबला हुआ दूध, बहुत सख्त उबला हुआ मसाला दूध जो है, उसमें चाँद की किरणें पड़ती है और उसको फिर पिया जाता है रात में, उसको कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से कोजागिरी पूर्णिमा के प्रोग्राम आरएसएस ने ऑर्गेनाइज किए। ऐसे बहुत से जिसको दिवाली पहाट नाम का एक प्रोग्राम होता है महाराष्ट्र में। दिवाली के जो भी 4-5 दिन है, सवेरे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 6 बजे संगीत का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें पुराने नए हिंदी फ़िल्म की म्यूज़िक और भावगीत वगैरह इस तरह के गानों का एक प्रोग्राम होता है। उन प्रोग्रामों में से भी ये मैसेज दिया गया कि अब की बार हमको एक हिंदू के नाते मतदान करना है। ये बहुत ज़रूरी है, हम जात-पात को अलग रखें और एक हिंदू के नाते मतदान करिए। इस तरह की अपील की गई। तो ये एक मोबिलाइज़ेशन ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू ज़रिए आरएसएस ने किया है। और वो जब बूथ मैनेजमेंट का सवाल आता है, उसमें भी आरएसएस पिछली बार पन्ना प्रमुख सारे घर बैठ गए थे, ये खबर थी, ज़्यादातर घर बैठ गए। अब की बार वो पूरी तरह से मोर्चा सँभाले हुए रहेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि जो भाजपा के मतदार हैं, वो पूरी तरह से मैदान में उतरे और भाजपा को मतदान करें। ये बिल्कुल आरएसएस इंश्योर करेगा और उससे भाजपा को फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि लोकसभा में उससे उनको नुकसान हुआ था। वो फैक्टर अगर मिसिंग था उस समय और आज वो उनके लिए अवेलेबल है, तो उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, ये बात मैं कह सकता हूँ कि आरएसएस जो है पूरी तरह से दिल से इस चुनाव में उतरी है। कुछ आप जी। पूछना चाहते हैं? जी, विवेक जी, एक सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में चुनाव आयोग की भूमिका अब बहुत ज़्यादा संदिग्ध हो गई है। हरियाणा में और लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे सवाल उठे। लोग क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि मैं तो जिनसे बात करता हूँ, कुछ भी कर लो, लोकसभा चुनाव तो ईवीएम से जीता जाएगा या चुनाव आयोग जिता देगा महायुति को, एनडीए को। क्या ये एक धारणा वहाँ भी घर कर गई है? ये एक आशंका वहाँ भी देखी जा रही है, महाराष्ट्र में भी? ये तभी हो सकता है, मतलब अभी अभी तो चुनाव मतदान का दिन भी परसों है, मतदान होगा। अभी तो कुछ चुनाव आयोग ये आने वाले 2 दिनों में कुछ करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन चुनाव के बाद के जो नतीजे आएँगे, नतीजों के और सरकार बनने के बीच में जो 3 दिन का अंतराल है, उस अंतराल के दरमियान क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसमें केवल चुनाव मतलब इलेक्शन कमीशन का नहीं, तो अ, सर गवर्नर का रोल जो है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नर क्या करते हैं। क्या बीजेपी गठबंधन को पहले वो सरकार बनाने का न्योता देते हैं, बगैर ये इंश्योर करे कि भई इनके पास पर्याप्त संख्या है कि नहीं? और वैसे ही बुला लेंगे और फिर बाद में जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय देखा जाएगा। या फिर अगर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में उनके पास में अगर 145 सीटें हैं मान लीजिए, उतनी सीटें लेकर महाविकास आघाड़ी जीत जाती है और इनके पास सिर्फ 5-6 सीटें कम है, जैसे रोहित ने कहा। तो क्या ऐसे में
गवर्नर महायुति को ही बुलाती है, महाविकास आघाड़ी को बाजू कर देती है, ये भी देखना होगा। और उस समय फिर चुनाव आयोग का क्या रोल होता है मुझे पता नहीं। जब सरकार बनने की बात होती है तो चुनाव आयोग के हाथ में कुछ नहीं रहता है। एक बार नहीं नहीं, नतीजे वो आ तो गए उसके पहले बाद होता है। वो तो जी, पोलिंग पोलिंग में क्या जो हो सकता है, और ये काउंटिंग, पोलिंग ये और काउंटिंग, ये दो तो फेज उसमें ऐसे मुझे होते नहीं हैं। जी नहीं, उसमें मुझे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चांस नहीं लगता, इसलिए कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी ने उस फ्रंट पर अच्छा ट्रेनिंग भी अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और शायद सब जगह पर जो एक विजिलेंस की ज़रूरत है, उस विजिलेंस के साथ में कम से कम कांग्रेस के लोग जिन्होंने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है पिछले कुछ 2-3 सालों से, वो पूरे विजिलेंस के साथ देख-रेख करेंगे और ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कोई गड़बड़ी न हो। तो ये उस फ्रंट पर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। गड़बड़ हो जी। सकती है नतीजे आने के बाद के स्टेज पर ही। आपने रोहित ने जो भी कहा उसके बारे में कुछ मुझे कहा था कि आपकी कमेंट चाहिए। हाँ तो हाँ, वो मैं अंत में आपके बाइट के अंत में यही चाहता हूँ, रोहित जी ने हंग असेंबली की संभावना जताई है या बहुत मामूली अंतर से जीत हार की। जी, आप क्या सोचते हैं? जी। नहीं मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में महाविकास आघाड़ी को 150 से 160 के बीच में सीटें मिल सकती है। ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसमें जो पोलिंग के दिन जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। उस दिन अगर बीजेपी के मतदाता बहुत भारी संख्या में मतदान के लिए आते हैं, जो लोकसभा में वो नहीं आए थे, तो उसका फ़ायदा हो सकता है उनको। वो कितना होगा ये मैं क्वांटिफ़ाई हम लोग आज नहीं कर सकते। लेकिन वो जो वेरिएबल्स हैं, वो जो आज जो प्ले में नहीं है, जो आज जो फैक्टर आज अवेलेबल नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज की स्थिति ये है कि महाविकास आघाड़ी को मैं देख रहा हूँ कि वो 150 से 160 के बीच में सीटें उनकी आने की स्थिति में वो है। अ, अब जैसे कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा, 1% से आधे परसेंट से मामला इधर का उधर हो सकता है। लेकिन सीटों की संख्या जो है वो बहुत ट्रिकी होती है। परसेंटेज बहुत ज़्यादा होने पर भी सीटें कम आ सकती है, ये भी होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन आज मैं सीटों का मुझे जो एक लग रहा है कि जो फैक्टर्स मैं ज़मीन पर देख रहा हूँ, वो सारे हेवीली स्टैक्ड अगेंस्ट महायुति है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जी महायुति के पक्ष में बहुत कम फैक्टर्स है। इसलिए आज भी महाविकास आघाड़ी को 150 से 160 सीटें जीतने की स्थिति में महाविकास आघाड़ी है, ये मैं मान के चलता हूँ। मैं गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन मैं हिम्मत करूँगा कि मुझे मेरा जो कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन के हिसाब से मैं बोलूँ। मैंने लोकसभा के समय में भी बोला था, 30 से 35 सीटें आएँगी और वैसे हुआ था। आज भी मैं ये कहने के लिए बिल्कुल हिचकिचाऊँगा नहीं कि बिल्कुल 150 बिल्कुल। से 160 सीटें महाविकास बिल्कुल, आघाड़ी की आ आपने सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे कार्यक्रम में ही कहा था, और वो भविष्यवाणी आपकी काफी हद तक सही भी निकली। अनुराग जी, आप क्या ये रिस्क लेना चाहेंगे? मैं ये रिस्क, हमारे दो मित्रों ने अब रिस्क लेके बोल दिया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरीके से मोदी इस चुनाव से दूर हट गए, विदेश चले गए, शाह भी चले गए, तो या तो इन लोगों ने कुछ इंतजाम कर लिया है। इंतजाम जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में है, जैसे कि चंदावरकर जी कह रहे थे पोस्ट इलेक्शन इंतजाम भी है और पहले का भी इंतजाम हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से मैं उद्धव ठाकरे का उभार देख रहा हूँ, उनकी सभाएं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अघाड़ी के सबसे शानदार खिलाड़ी के रूप में साबित होने वाले हैं, जो कि पिछले चुनाव में, जैसे आप देखते हैं ना कि आपने शुरू में क्रिकेट का बहुत सारा एक उदाहरण दिया था कि जो लीग मैचेस में बहुत कमजोर रहता था, तो एक तो मुझे उद्धव ठाकरे का उभार दिख रहा है। दूसरा, जो अजीत दादा पवार का जिस तरीके से एकदम कलेप्स हो जाना है, या जिस तरीके से उनसे जो संभावनाएं लग रही थी, जो उनके साथ जो बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके साथ में थे, वो जब खुद उनके हारने की संभावनाएं, लोग कह रहे हैं कि बारामती से अजीत पवार हारने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में एक भी अगर तीनों का में एक भी पाया अगर थोड़ा ढीला हुआ तो, या कमजोर कड़ी हुआ, तो उसकी हार निश्चित लग रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे भी, मैं विवेक जी के साथ जाने की थोड़ा सा हिम्मत दिखाऊंगा कि अघाड़ी मुझे अभी आगे लग रही है, लेकिन
महायुति अगर हिंदुत्व के अंडरकरेंट चल रहे हैं जिसको कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो और लाडली बहना, तो अगर इन दोनों का एक तरीके से फ्यूजन हो जाता है तो फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी एक राइडर के साथ में मैं ये बात बिल्कुल। जी। तो कमोबेश तीनों पैनलिस्ट मान रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का है और अभी बेशक महाविकास अघाड़ी को एज हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीत सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।